नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और खास खबर के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। खास खबर में बात करेंगे सूखे की और सूखे पर लगातार सुप्रीम कोर्ट से सरकार को पड़ती फटकार की, जिसके बाद भी सरकार ये मानने को तैयार नहीं कि सूबे में सूखे की स्थिति है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर खट्टर सरकार को फटकार लगाई है। वाकई हरियाणा सरकार के लिए सूखा किसी मजाक से कम नहीं है। ऐसे की फटकार सुनकर तो ऐसा ही लगता है। सूखे पर घिरी खट्टर सरकार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। पिछली सुनवाई में झूठ का हलफनामा देकर आंकड़ों में घिरी सरकार को अब जवाब देते नहीं बन रहा। सूखे पर एससी की सख्ती ने सरकार की मुसीबतें दुगुनी कर दी है। सूखे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हरियाणा सरकार के रवैये पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के वकील से पूछा, क्या लगता है यहाँ मजाक चल रहा है? हरियाणा सरकार के हलफनामे को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करने से इनकार किया। सरकार को हलफनामे में बताना है कि सूखे को लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है। किसानों के साथ हमदर्दी की सियासत करने वाली सरकार इससे पहले सुनवाई में हलफनामा पेश कर सवालों के घेरे में उलझ चुकी थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा था कि हरियाणा में सूखे की स्थिति नहीं है, जबकि कोर्ट ने आंकड़ों के फेर को बेपर्दा किया था। सवाल ये है कि किसानों के हमदर्द होने का झूठा दावा कब तक? सूखे पर हलफनामे से क्यों बच रही है सरकार? क्या सही आंकड़े बन जाएंगे सरकार की मुसीबत? क्या सूखे की स्थिति को छिपाने की कोशिश हो रही है? क्या हरियाणा सरकार किसानों के प्रति गंभीर नहीं है? अदालत की फटकार के बाद भी सरकार संजीदा क्यों नहीं? इससे पहले कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए हरियाणा सरकार को दोबारा हलफनामा पेश करने को कहा था, लेकिन इस बार भी हरियाणा सरकार का ढीला रवैया कोर्ट में देखने को मिला। अब देखना यह है कि सूखे की स्थिति पर आखिर कब तक सरकार यूं ही बचती रहती है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं कि सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहा। पिछली सुनवाई में सूखे से लोग मर रहे हैं और सरकार नींद में सो रही है। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। तो आज की सुनवाई और पिछली सुनवाई में ये जो फर्क है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी की है आज की सुनवाई में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या लगता है यहाँ मजाक चल रहा है? आखिर सरकार संजीदा क्यों नहीं है? हरियाणा सरकार का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर नहीं किया। और इस पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह और फोन लाइन पर बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान। चौहान साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है सरकार को और कहा है कि जो हलफनामा पेश किया गया है सूखे की स्थिति पर, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्या मजाक चल रहा है? इस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, तो यही लगता है कि सरकार शायद संजीदा नहीं है इस वाकये को लेकर। हाँ, देखिए, जहाँ तक सरकार की संजीदगी का सवाल है, मैं इस बात को तो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि सरकार संजीदा नहीं है। सरकार चाहे केंद्र की हो, सरकार चाहे राज्य की हो, ये सरकार गांव, किसान, उनकी समस्याओं को लेकर खूब संजीदा है और चीजों में बदलाव करने के, सकारात्मक बदलाव करने के लिए प्रयास कर रही है। जो जिस एफिडेविट की आप बात कर रहे हैं, बहुत विवरण मेरे पास उसका इसमें तत्काल नहीं है, परंतु अगर कहीं किसी स्तर पर कोई खामियां रह गई हैं तो उन
इनको दुरुस्त करने की व्यवस्था की जाएगी निश्चित रूप से। और जहां कमी है, जहां कहीं कोई खामी रही है, वो समय के साथ उसको ठीक करके माननीय अदालत में लौटेगी सरकार। लेकिन हलफनामा ही स्वीकार नहीं किया है। पिछली सुनवाई से इस सुनवाई तक कोई प्रगति नहीं देखी सुप्रीम कोर्ट ने, तब जाकर उसने एक कड़ी टिप्पणी की है। तो क्या ये प्रगति आगे देखने को मिलेगी वीरेंद्र सिंह चौहान जी? और जब सुप्रीम कोर्ट इतनी सख्ती बरत रहा है तो सरकार को भी तो संजीदा होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सरकार संजीदा नहीं है जी। सरकार की संजीदगी के प्रमाण बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं हाल ही में। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में माननीय अदालत ने जो मांगा है और सरकार की तरफ से जो चीजें वहां प्रस्तुत की गई हैं, अगर उसमें कहीं गैप है तो उसको पूरा करेंगे ना। सरकार का दायित्व है वो, सरकार उससे कहीं पीछे हटेगी नहीं। चले चौहान साहब बने रहिए आप, हम आपसे बातचीत लगातार जारी रखेंगे। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? क्या सरकार आपको लगता है कि संजीदा नहीं है? हालांकि वीरेंद्र सिंह चौहान कह रहे हैं कि सरकार पूरे तरीके से संजीदा है, लेकिन हलफनामा तक स्वीकार नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। क्या सूखे की स्थिति को छिपाना चाहती है राज्य सरकार, और अगर छिपाना चाहती है तो क्यों? देखो, यही विरोधाभास की स्थिति है, जैसा प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान बता रहे थे। चूंकि वो सरकार का पक्ष रख रहे थे तो वो अपनी जगह सही थे कि सरकार संजीदा है और सरकार सकारात्मक प्रयास की पहल कर रही है और आगे बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज भी ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि आप दरअसल पहले ये स्पष्ट करिए कि आप किसानों की राजनीति करना चाहते हैं, किसानों के साथ राजनीति करना चाहते हैं। जब आप अपने बजट को गांव, किसान और गरीब पर केंद्रित करते हैं तो फिर इस समस्या से निपटने के आपके पास समाधान क्या है, स्थायी समाधान। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में आप हलफनामा पेश करते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसको स्वीकार भी नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं कमी आपकी नीयत और प्लानिंग में साफ दिखाई देती है कि आप उनके लिए क्या करना चाह रहे हैं। दरअसल दिक्कत यह है कि सरकार जो है वो किसानों की हर समस्या का समाधान मुआवजे में देखती है। यही समस्या की सबसे बड़ी वजह है। आखिर वो योजनाएं अपना परिणाम क्यों नहीं दे पाती हैं जो किसानों के लिए बनाई जाती है, जो कृषि के लिए बनाई जाती है, जो बार बार समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं, जिन समस्याओं के समाधान के लिए हम नीतियां बनाते हैं। यही एक सबसे बड़ी बात है। किसी भी राजनीतिक दल की सरकार रही हो, हर सरकार ने किसानों के साथ मजाक किया है, कृषि के साथ मजाक किया है। और ये तब है जब हमारी सरकारें ये कहती है कि देश के 70-80% छोटे बड़े उद्योग धंधे वो सब कृषि के ऊपर निर्भर हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं। जब हम ये इस तरह की बात करते हैं तो फिर ये स्थिति क्यों कर पैदा हो जाती है? सरकार को ये बहुत स्पष्ट रूप से जवाब देना होगा। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है, दरअसल किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं, सूखा किसानों से जुड़ा हुआ है, खेती से जुड़ा हुआ है, आम आदमी से जुड़ा हुआ है। मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती, सूखा है या पानी की जो समस्या आए दिन विकराल रूप धारण जो कर रही है, या हमारी जमीनें जो बंजर होती जा रही है पानी के अभाव में, ये पहली बार तो नहीं हो रहा। ये पिछले 4-5 दशक से ये लगातार स्थितियां बनी आ रही है और हर साल हर दशक वो और भी गंभीर होती जा रही है और भी विस्फोटक होती जा रही है। तो हमारी सरकारें ऐसी नीतियां या ऐसे कार्यक्रम क्यों नहीं बनाती है कि इन समस्याओं का स्थायी समाधान कर दिया जाए कि भाई आपको इस समस्या से तो कम से कम आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल। कृष्णमूर्ति हुड्डा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णमूर्ति जी नमस्कार। नमस्कार। कृष्णमूर्ति जी, सूखे की स्थिति पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और चर्चा में यह भी सामने आ रहा है कि ऐसे स्थायी समाधान क्यों नहीं किए जाते कि इस तरह की स्थिति से निपटा जा सके। सरकार जो भी उसने अपना जवाब दाखिल किया हलफनामे के जरिए, हलफनामा जो दाखिल किया गया, उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है और ये पूछ रही है सरकार से कि क्या यहाँ पर मजाक चल रहा है। आप क्या टिप्पणी देंगे? देखिए, हम बार बार कह चुके हैं ये सरकार अनुभवहीन है। कभी हाई कोर्ट फटकार मारता है मुर्थर मामले में, कभी जो ये प्रकाश सिंह का कमीशन बनाया था उस पर फटकार मारता है, कभी राजनीतिक बयानबाजी ना करें। राजनीतिक बयान नहीं, सच्चाई है। नहीं, सुन लीजिए गलत क्या है? एक मिनट मेरी सुन लीजिए। एक बताइए, इन्होंने अब फसल का नुकसान हुआ है, आप सुन लीजिए। अब इसकी अभी तक इन्होंने गिरदावरी नहीं की है। सरकार किसान विरोधी सरकार है, इसलिए ये बता ही नहीं रही कि सूखा पड़ गया। 10 सालों में कोई स्थायी समाधान आपकी सरकार की तरफ से भी तो नहीं निकाला गया स्थितियों से निपटने के लिए। कृष्णमूर्ति जी, किसानों को मालामाल कर दिया हमने जितना हमने किसानों और वही किसान हताश होकर आत्महत्या करता है। इस कदर बुरे हालात हो जाते हैं, आपने मालामाल कर दिया।
हरियाणा में किसी ने आत्महत्या नहीं की, ये पूरे देश में तो वही होगी। हरियाणा में कभी आत्महत्या नहीं हुई। और मैक्सिमम 310 रुपए हमने गन्ने का भाव दिया, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। किसानों का मुआवजा हमने सबसे ज्यादा दिया। आंकड़ों की बात तो नहीं करें कि कितने लोगों ने आत्महत्या की, हम लगातार उन खबरों को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। कृष्णमूर्ति जी, एक आदमी ने भी आत्महत्या नहीं की। तो कर्जे के हमने आप आंकड़ों को नहीं नकार सकते, बिल्कुल नहीं, आप आंकड़ों को नहीं नकार सकते। हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं। दिखाओ आंकड़े, मुझे बताओ कौन से आंकड़े मुझे बताओ। जब भी किसी किसान ने खुदकुशी की है उस वक्त हमने तुरंत उस खबर को हमारी सरकार में नहीं की, 10 साल में नहीं की। 10 साल का मुझे बताइएगा, बिल्कुल नहीं की। आपके शासनकाल में सरकार में किसान बहुत खुश था। आप इस बात को, आपके चैनल पे किसान कह रहे थे, कृष्णमूर्ति जी, आपके चैनल पे किसान कह रहे थे कि हम बहुत खुश थे उस सरकार से, कांग्रेस सरकार से दुखी है। कौन सा किसान करोड़पति हो गया, आप मुझे बताइए तो सही। 1 रुपया नहीं मिल रहा, ओले पड़े हैं, कोई गिरदावरी नहीं हुई, क्योंकि वो रोहतक सोनीपत झज्जर में पड़े थे। आप मुझे ये सरकार भी तो इनकी खिलाफ बताइए है। कि आपके शासनकाल में कितने किसान करोड़पति हो गए? अगर हमारे किसान आप देखिए करोड़पति ना होते तो कितने क्या आज घरों में आत्महत्या करते? गाड़ियां खड़ी हैं क्या गाँव आज के अंदर। सड़कों पर उतरते? आप देखिए ना, पक्के मकान बन गए लोगों के। 10 साल के अंदर जितना हमने काम किया, कांग्रेस के राज में हमने काम किया, इतना कभी नहीं रहा। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। चौहान साहब, सरकार पर यह भी सवाल उठ रहा है कि सरकार अनुभवहीन है, परिस्थितियों से निपटना नहीं जानती है, इसलिए उसको लगातार माननीय अदालतों से इस तरह की फटकार लग रही है। देखिए, सरकार पर अनुभवहीनता का जुमला उछालना, इसके सिवा प्रतिपक्ष कुछ नहीं कर रहा है। अदालतों को अधिकार है सरकार पर, या कोई नागरिक संस्थान है वो अगर कहीं चूकते हैं उन पर निगाह रखने का अदालतों का अधिकार है, उनका भी दायित्व है, वो प्रजातंत्र का हिस्सा है। परंतु हमको जो लोग अनुभवहीन कह रहे हैं, कृपा करके उनसे कहिए कि वो ये बताएं कि उनके अनुभव का हरियाणा और देश के किसान को क्या फायदा हुआ। ये जो किसान आज आत्महत्या कर रहा है, ये पिछले 1.5 साल के नीतियों का परिणाम है, या इन्होंने 60 साल में किसान की दुर्गति कर दी उसका नतीजा है। आज किसान अगर आत्महत्या की कगार पर कहीं खड़ा है, हरियाणा में उस तरह की स्थिति नहीं है ईश्वर की कृपा से। जो मध्य भारत की बात है, जहां कहीं विदर्भ की हम चर्चा सुनते हैं, उस दुर्गति के लिए कौन सी सरकारों की नीतियां जिम्मेदार रही हैं, उसका जवाब तो कांग्रेस के लोगों को देना पड़ेगा। जहां तक हमारा सवाल है, हमें बहुत खराब हुई अवस्था मिली है, हम उसको दुरुस्त करने में लगे हैं। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम उन योजनाओं पर काम कर रहे हैं जहां किसान की आय को हम दोगुना करने की योजना बना रहे हैं। पहला बजट अब की बार का है जिसमें गांव और किसान के लिए विशेष आग्रह है। ये काम 48 में क्यों नहीं हुआ? ये काम 80 में क्यों नहीं हुआ? आपने किसान विरोधी नीतियां खुद बनाई और हमको किसान विरोधी कह रहे हैं। ये नहीं चलने वाला। किसान को गुमराह मत करिए, उसकी हालत पर राजनीति मत करिए। हाँ, आपके पास कोई सकारात्मक सुझाव है, हम सुनने के लिए तैयार हैं, उसको अमल में लाने के लिए तैयार हैं। लेकिन केवल जुमले उछालना, अनुभवहीन सरकार, किसान विरोधी सरकार, अरे भाई आप कैसे किसान के पक्षधर हो गए? आप कैसे अनुभवी थे? आपने जो इतनी दुर्गति कर दी किसान की, अपने अनुभव के सर्टिफिकेट आप खुद देते हैं। आप कौन से प्रमाण पत्र जारी करने वाले हो गए? अपने सर्टिफिकेट तो चेक कर लो साहब। चलिए चौहान साहब, सर्टिफिकेट तो खैर किसी भी पार्टी को अच्छा नहीं मिला है और ना ही मुझे उम्मीद है कि आगे मिलेगा, क्योंकि जब तक राजनीति होती रहेगी किसानों के साथ, किसानों की राजनीति नहीं हो रही है, किसानों के साथ हो रही है, तब तक हालात ऐसे ही बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृष्णमूर्ति जी, आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार भी इस पूरे मसले पर रखेंगे चर्चा जारी। जल्द लौट रहे हैं खास खबर के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। खेतों में खुशहाली लाए, भोपाल आए, भोपाल आए, घर घर पानी पहुँचाए, भोपाल आए, भोपाल आए, सालों साल चलता ही जाए, भोपाल आए, भोपाल आए। कम
वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज। सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिस्म ने ते ढीला भी खत्म कर दिता। सब बूटियां दी उम्र ही ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੇ ਖੇਚਾ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਵਾਲੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। स्वाद कर दे दीवाना श्री नंदन, सेहत का है खजाना श्री नंदन, शुद्धता का है पैमाना श्री नंदन शुद्ध घी। भरपूर सेहत, भरपूर स्वाद। श्री नंदन शुद्ध देसी घी। श्री नंदन। तो सूखे की स्थिति पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से सरकार को फटकार लगी है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और उन्हीं सवालों पर हम लगातार खास खबर पर चर्चा कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ब्रेक पर जाने के पहले आपने देखा कि एक बार फिर से वही आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी था बीजेपी और कांग्रेस के बीच। महेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि सरकार की मुसीबत बन सकती है अगर वो ये आंकड़े उजागर करे? तो छिपाने से लगता है उसको कि काम थोड़ा आसान हो जाएगा, अगर आंकड़े पेश करती है तो उसके लिए मुसीबत है। कुछ ऐसी सोच सरकार की? सरकार को आंकड़े छिपाने की जरूरत ही क्या है? जो स्थिति सामने रखे उससे आप जब चीजों को छुपाओगे तो समस्याएं और विकराल रूप धारण कर लेगी। ये बात बहुत अपनी जगह बिल्कुल सही है। दरअसल देखो, चीज को समझने की जरूरत है। जब लगातार ऋतु चक्र बदल रहा है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो उसको देखते हुए हमारा क्या प्रयास होना चाहिए जिससे हमारी खेती प्रभावित हो रही है, हमारा जो वाटर रिसोर्सेज है वो हमारा प्रभावित हो रहा है। तो इसके लिए समाज को भी सोचना है, सरकार को भी सोचना है, आम जनता को भी सोचना है। अब दरअसल क्या है कि जिस तरीके से ये ऋतु चक्र बदल रहा है, वर्षा कम हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो इससे निपटने के लिए हमारा क्या प्रयास होना चाहिए, हमारे पास क्या समाधान होने चाहिए? पहली बात तो इस सोच से बिल्कुल अब हटना होगा कि सरकार जो हर समस्या का समाधान मुआवजे में देखती है, ये बिल्कुल गलत सोच है। ये कहीं पर भी विकास को आगे नहीं ले जाती है। फिर दूसरी बात यह है कि हमारा जो शहरों का जिस तरीके से विस्तार हो रहा है, गांव शहरों में मिल रहे हैं, इस पर भी दरअसल रोशनी डालने की जरूरत है।
यानी कि देखने वाली बात है कि हमारे आज से 4-5 दशक पहले या 6 दशक पहले आप समझ लीजिए कितने शहरों में, गांव में कितने तालाब, पोखर, बावड़ियां ये सब होते थे, कहाँ चले गए? बिल्कुल, बिल्डरों ने सभी को कब्जा लिया। सरकार के संरक्षण में ये सारा काम हुआ है और जनप्रतिनिधि भी उसका हिस्सा बने हुए हैं, मंत्री भी, सांसद भी, विधायक भी और स्थानीय जो नेता होते हैं वो सबों ने मिलकर जमीनों की जिस तरीके से लूट मचाई है, उससे क्या है हमारे वाटर रिसोर्सेज जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी उससे प्रभावित हुआ है। दरअसल ये भी अपने आप में एक सवाल है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उस पर एक्चुअल में अधिकार किसका है? हम कहते हैं कि जल है जो राज्यों का अधिकार है, राज्यों का मसला है। लेकिन आज अगर जैसे मेरा घर है, मैंने एक ट्यूबवेल खोद लिया तो उस पर तो मेरा अधिकार है। तो यानी कि जो पानी, जो वर्षा का जो पानी आता है धरती से, हम पानी निकालने की प्रक्रिया तो हमारी लगातार तेज हो रही है, लेकिन धरती के अंदर पानी का जो पुनर्भरण जो होना चाहिए वो हमारा बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इस वजह से भी ये सूखा की जो समस्या है वो लगातार विकराल रूप धारण कर रही है। उससे खेती प्रभावित हो रही है, खेती प्रभावित हो रही है, हमको पीने का पानी नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पानी दरअसल क्या है कि पानी को हमने ये सोच लिया है कि पानी कभी ना खत्म होने वाली चीज है। यही सोच हमारी समस्या, पानी से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो सबको बढ़ा रही है। फिर एक चीज और है, अब इससे सारा सब कुछ निपटने के लिए हमारे पास एक समाधान बचता है, सरकार वो समाधान लेकर आई है। वो तकनीक का समाधान है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, उसको घर घर में लगाया जाए, हर जगह लगाया जाए। लेकिन देखने वाली बात ये रेणु जी कि वो कहाँ कहाँ लगाए, अभी कहीं पर भी नहीं है। उसके जो जानकार हैं, तकनीकी विशेषज्ञ हैं, वही हमारे पास नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि इस समस्या से सबसे पहले सरकार को निपटने के लिए, समाज को निपटने के लिए ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जो तकनीक हमारे सामने आई है, हमारे पास जो आई है, इसको जन आंदोलन का रूप देना होगा, उस पर तेजी से काम करना होगा और ये अनिवार्य करना होगा। जब तक वर्षा का पानी जमीन के अंदर नहीं जाएगा, इतने ना तो पीने के पानी की समस्या का समाधान होगा और ना ये क्या नाम से खेती की समस्या का समाधान होगा। फिर एक चीज मैं आपको और बता दूं हरियाणा के संदर्भ में, हरियाणा में पानी दो जगह, एक सरफेस वाटर है और एक सरफेस के अंदर है। हरियाणा दोनों ही समस्याओं से जूझ रहा है। एक तरफ पानी की इतनी अधिक उपलब्धता है कि वहां पर मकानों में खार लग रही है, मकान गल रहे हैं, लेकिन उस पानी का समान वितरण जो होना चाहिए पूरे प्रदेश में वो नहीं हो रहा है। साउथ हरियाणा में अंडरग्राउंड वाटर की समस्या सबसे अधिक है। हर बार यहाँ के जो सांसद हैं या विधायक हैं, इस क्षेत्र के जितने भी पॉलिटिशियन हैं, वो पानी को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ते हैं और जैसे ही वो जीतते हैं 5 साल तक पानी पर कोई बात नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि क्षेत्रीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह जी अपने जो डिक्लेरेशन देते हैं चुनाव के समय, उसमें ये अपना व्यवसाय खेती दिखाते हैं, ये किसान दिखाते हैं अपने आप को। इन्होंने आज तक किसानों को लेकर क्या बात किया? कौन सा समाधान इन्होंने बताया है? बताइए। जब हमारे जनप्रतिनिधियों की ही हमारी खेती के प्रति, हमारे किसानों के प्रति, हमारी नीतियों के प्रति, हमारे समाधान के प्रति, हमारी समस्याओं के प्रति इतनी उपेक्षित और इतनी उदासीनता का भाव है, उनकी सोच है, तो फिर चीजें कैसे आगे बढ़ेगी सोचा जा सकता है। और यही सोच सरकार के अंदर आ जाती है। जब वो सरकार के अंदर होता है तभी सरकार को, देखो सरकार का काम होता है लोक कल्याण का, और वही सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलती है। यानी कि एक नया ट्रेंड चला है कि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अब न्यायालयों का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, जबकि उसको वो सरकार के पास जाना चाहिए। केंद्र ने ये कहा है कि सूखा घोषित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। इससे पहले आंकड़े जो सामने आए थे उसके मुताबिक हरियाणा सरकार ने केंद्र से तो सूखे के लिए कभी मदद की गुहार ही नहीं लगाई, तो केंद्र सरकार मदद कहां से करेगी? और अब केंद्र सरकार ये कह रही है कि सूखा राज्य घोषित करना ये राज्य सरकार का काम है। क्या आपको भी लगता है कि यहाँ पर केंद्र की जो जवाबदेही वो थोड़ी और मजबूत होनी चाहिए थी, बजाय कि इस तरह के जवाबों के? देखो, जवाबदेही से तो केंद्र की सरकार हो या चाहे राज्य सरकार हो, हर कोई बचता है कि सारी आफत मेरे ऊपर ना आए। यानी कि जब इस तरह की चीजें बनती है तो लिकुने ढूंढे जाते हैं कि कहां से बचा जाए, कहां से चीजों को अपने हाथ से छोड़ा जाए, दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी थोप दी जाए। यानी कि जिसका भी काला पीला मुंह करना है वो सामने वाले का कर दो, अपना चेहरा बचा के रखो। अगर सरकार, केंद्र सरकार कहती है कि ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो राज्यों को सूखाग्रस्त घोषित करे, लेकिन राज्य सरकारों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि सूखाग्रस्त तो घोषित कर दे, लेकिन जैसे ही आप सूखाग्रस्त घोषित करोगे तो उसको लेकर आपको अपनी नीतियां भी बताना पड़ेगा, अपने कार्यक्रम भी बताने पड़ेंगे कि किस वजह से ये सूखा
आया है और सूखे से निपटने के लिए अब हम क्या समाधान करें। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही पूछा। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम बातें आपने साझा की। तो जरूरत है सही नीतियों की, जरूरत है सरकार को और सचेत होने की, क्योंकि अगर सरकारें सचेत नहीं होंगी तो कोर्ट इस तरह की टिप्पणी करती रहेगी और इन सब के बीच अगर कोई पिसेगा तो वो है आम जनता। इसी के साथ खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।